बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की। 3 बड़ी खबरों का। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया गया। इस बीच विपक्षी राजनीतिक दल जमकर बीजेपी सरकार पर और पीएम मोदी पर सवाल जवाब कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक खास इंटरव्यू में बातचीत करते हुए विपक्षी पर जमकर निशाना साधा है। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता, अन्य राजनीतिक दलों के सवालों का करारा जवाब भी दिया है। वहीं मुसलमानों के डिटेंशन सेंटर को लेकर के भी अमित शाह ने खास बातचीत की है। इसके साथ ही बयानबाजी भी की है। इसके देखिए, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के अमित शाह ने आगे और क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला है सीए, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचेस हैं, तेलंगाना में आपने कहा, जब आप अपने वायदे गिनते हैं कि ये वायदे हमने पूरे किए, तो सीए भी उसमें है, तो इसमें राजनीति कहां से हो गया? तो फिर आपके तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीति कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहना देना चाहिए। अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? रमेश, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। एक और क्रिटिसिज्म है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को?
जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। वो संविधान के बारे में बात करें तो यूबीटी जो ग्रुप है शिवसेना की, वो कहते हैं कि आपकी विफलताओं को छुपाने के लिए मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करे जरा। आपका इशारा बात आई वॉश आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ। नहीं, मेरा तो उनकी ओर है। बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे। क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा डे वन से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं। वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए। सी साहब पे आ जाती हूँ, जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे। और अगर वो मुसलमान भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है, तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको हम भी करते हैं। अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियां ताबड़तोड़ तरीके से जारी हैं। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को फर्रुखाबाद और उन्नाव दौरे पर थे। उसके बाद आज अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, सपा दलितों की विरोधी है, सपा के लोगों ने ही गेस्ट हाउस कांड करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि भी आती है और लोक कल्याण के कार्य भी करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता से सवाल किया और पूछा कि क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते हैं? वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग छिड़ी हुई है। नियुक्ति आई नहीं कि पूरा परिवार वसूली में व्यस्त हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम ने आज 21 अरब 21 करोड़ की 5099 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि पिछले 10 वर्षों में एक बदलते भारत को भी देखा गया है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबको सदैव नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी उनके आशीर्वचनों के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद अंबेडकर नगर की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में
समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और जनपद के प्रभारी श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रितेश पांडे जी, पूर्व सांसद और विधान परिषद के सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, विधान परिषद के सदस्य और जिला के प्रभारी, होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। एक नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है,
कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के भी 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए, यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। इस 6000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, जिससे बीमारी से भी बचाव हो सके। और अगर कहीं किन्हीं कारणों से बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। बहनों भाइयों, जब एक संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाती है, इसी प्रकार से उपलब्ध करवाती है। और इसीलिए आज मुझे अम्बेडकर नगर में आना पड़ा है फिर से आपसे कहने के लिए, ये जितना विकास का कार्य हुआ है ये पहले भी नहीं हुआ था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का लाभ जिन राज्यों ने लिया उनको लाभ मिला। और 7 वर्ष से जब से प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जब दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही है, 5 परिणाम आ रहा है। बिना भेदभाव के हर जनपद में विकास भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सर्वत्र विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का कार्ड भी मिल रहा है, बिजली कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध हो रहा है, निजी नलकूप धारकों किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। एक साथ इतने कार्यक्रम एक साथ। और अभी तो ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, हम हर परिवार को फैमिली आई कार्ड जारी करने जा रहे हैं। फैमिली आई कार्ड का मतलब, फैमिली आई कार्ड का मतलब जिस परिवार को जो सुविधा अब तक प्राप्त नहीं हो पाई और पात्रता की श्रेणी में आता है, जैसे जब एससीसीसी का सर्वे हुआ था 11-12 में,
तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय तमाम भेदभाव एक थे। उन्हीं भेदभाव को दूर करने के लिए हमने पीएम आवास योजना के साथ साथ सीएम आवास योजना भी चलाई। युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने उन्हें सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। या जिन लोगों के पास टैक्स सूची के अनुसार उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम एक फैमिली आईडी जारी करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास वो फैमिली आईडी होगा, वह उसका पहचान भी होगा, और पहचान के साथ साथ अगर उस परिवार को राशन कार्ड की आवश्यकता है तो स्वतः उस कार्ड से उसको राशन कार्ड मिल जाएगा। मकान की आवश्यकता तो मकान उसी से मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसी कार्ड से सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं उस परिवार में, एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी सरकार उस परिवार के व्यक्ति को जरूर उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आज उसको जोड़ने के लिए आई है। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य होता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि तो 40 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है, और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर ये गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, उतने सत्य के साथ उन्हें निपटने का काम भी हुआ। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, ये विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, हर घर नल योजना का लाभ मिले, हर गांव की कनेक्टिविटी का लाभ मिले, 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेस वे और हाईवे बने, इसके लिए आवश्यक है। और साथ साथ अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कटरी बाजार का, मुझे जहां तक जानकारी है कि मैंने उसको स्वीकृत कर दिया है इस रोड को भी, और चिंता मत करिए, सब काम होंगे। जितने बचे होंगे तो हमारा पड़ोसी जनपद है, गोरखपुर का और अम्बेडकर नगर का बॉर्डर मिलता भी है, तो आपको जो लाभ रहा होना उसका लाभ तो अम्बेडकर नगर को होना ही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अम्बेडकर नगर से हम लोग लेकर भी जा रहे हैं। बहनों भाइयों, विकास का लाभ से आज कोई वंचित नहीं कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जब तक कार्य करेगी, और देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, इसलिए पूरे देश के अंदर
लोगों के मन में एक नया जज्बा जागा है। हर व्यक्ति ये बात सोचता है आज, हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव है और उसका एक ही संकल्प है। वह संकल्प है हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अंबेडकर नगर आवश्यक है। विकसित अंबेडकर नगर के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो भी विकसित भारत देखता है, विकसित भारत का मतलब हर गरीब अपनी गरीबी से उभर करके खुशहाली का जीवन जी सके, हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा हो, हर बेटी को सुरक्षा हो। देश विकास की नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और इसीलिए विकसित भारत के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाला हर भारतवासी आज एक स्वर से कह रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आवश्यक है और मां लक्ष्मी के लिए मां लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पे आती है, कमल के फूल पर। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना, इसमें हमने अम्बेडकर मेडिकल, आपका जो यहां अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया है। नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास का मतलब जानते हैं ना, यहां की बेटियों को नर्सिंग क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और इसमें आगे की पढ़ाई के लिए यहीं पे सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अब सिंह मेरा नाम है। मेरा अमेठी में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एसपी नेता के घर ईडी की छापेमारी हुई है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनकी महिला मित्र गुड्डा देवी के घर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी के कई अधिकारी पूर्व मंत्री और उसकी महिला मित्र गुड्डा देवी के घर में मौजूद हैं, जिससे घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात भी हैं। पूर्व मंत्री की विधायक पत्नी महाराजी देवी और बेटा अनुराग प्रजापति घर में मौजूद रहे। बता दें कि रेप के मामले में कई वर्षों से जेल में बंद है पूर्व मंत्री